अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अपने अपनी ज़िंदगियों में खैर आफियत से होंगे। माय नेम इज़ हिरा अहमद भट्ट और मैं आपको पढ़ाऊँगी हिस्ट्री एंड सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी, कोर्स कोड 502, लेसन 31, कार्ल जंग एंड एनालिटिकल साइकोलॉजी। यंग स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए थे और उनकी फर्दर स्टडी जो थी वो उन्होंने बेसल में की थी। स्टडी ऑफ मेडिसिन उन्होंने स्टार्ट की थी, लेकिन एट द एंड ऑफ यूनिवर्सिटी लेवल उनका माइंड सेट चेंज हो गया, तो वो साइकेट्रिक में की तरफ वो जाना चाहते थे। साइकेट्रिक मेडिसिन की फील्ड को वो चूज़ करना चाहते थे। फर्दर उन्होंने वर्क किया था साइकेट्रिक हॉस्पिटल में, ज़ूरिच उस हॉस्पिटल का नाम था, वहाँ पे उन्होंने काम किया था। वर्ल्ड वॉर वन जब स्टार्ट हुई थी तो जंग ने ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड ट्रैवलर के तौर पे उन्होंने बहुत कुछ किया था। डिफरेंट कंट्रीज़ में उन्होंने विज़िट किया था। शॉर्ट टाइम के लिए वो विज़िट करते थे, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज़ में उन्होंने विज़िट किया था। 1938 में उन्होंने एज ए लेक्चरर ऑफ साइकोलॉजी एंड रिलीजन वो येल यूनिवर्सिटी में लग गए थे और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी टाइम काम किया। और जंग ने अपनी लाइफ में इंडिया में एक टाइम पे विज़िट किया था, और जब इंडिया को उन्होंने विज़िट किया तो उसके बाद उनका ईस्टर्न फ़िलासफ़ी और रिलीजन की तरफ काफ़ी ज़्यादा माइंड डाइवर्ट हो गया था। वो उसके बारे में उसके ऊपर काम करना उन्होंने काफ़ी हद तक स्टार्ट कर दिया था। यंग फ्रॉइड से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे और उन्होंने फ्रॉइड के साथ मिलकर बहुत सी चीज़ों पे भी काम करना स्टार्ट किया था। लेकिन एट द एंड वो फ्रॉइड के पॉइंट्स ऑफ व्यू से उन्होंने डिसएग्री कर दिया था, और उसके बाद उन्होंने अपना एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क स्टार्ट किया था और मेथड ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट किए थे, जिसको उन्होंने बाद में एनालिटिकल साइकोलॉजी के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया था। फ्रॉइड की तरह जिस तरह फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस माइंड को 3 पार्ट्स में इंट्रोड्यूस करवाया था, फर्दर डिवाइड किया था, इसी तरह से यंग ने भी अनकॉन्शियस माइंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। माइंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक कॉन्शियस था और एक अनकॉन्शियस पार्ट था। उसके अकॉर्डिंगली जो अनकॉन्शियस पार्ट्स होता है उसके डिफरेंट लेयर्स होते हैं। जो अपर लेयर होती है अनकॉन्शियस माइंड की वो पर्सनल अनकॉन्शियस होती है, और जो डीपर लेयर होती है वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस के नाम से उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। यंग ने कहा कि जो पर्सनल अनकॉन्शियस हमारी चीज़ें होती हैं, हमारे मटेरियल्स होते हैं, उसको रिप्रेस किया जाता है, और जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें फोर फादर्स की तरफ से या हमें हमारी जनरेशन की तरफ से मिलते हैं, वो आर्केटाइप्स होती हैं। वो इंसान के जिस्म में एज आ डीएनए काम कर रही होती हैं, ह्यूमन साइकी में वो डीएनए के तौर पे काम कर रही होती हैं कि जिन चीज़ों को हम ना अडॉप्ट करते हैं, ना ही उन चीज़ों में हमारा कोई लेन देन होता है, लेकिन हमें वो अपने फोर फादर की तरफ से मिलती आती हैं। यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट से एग्री करूँ और मैं आपको इसकी एग्जांपल दूँ कि जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारे में एक स्पिरिचुअल पावर्स हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी पीर को इस चीज़ पे लेकर आऊँ तो हम कहते हैं गद्दी नशीन जो लोग बनते हैं वो इन्हीं बेसिस पे बनते हैं कि उनके जो फोर फादर्स होते हैं उनमें कोई ना कोई एक पीर होता है, कोई एक बहुत अल्लाह का बहुत मानने वाला होता है, बहुत ज़्यादा अल्लाह की तरफ उसका रुझान होता है, उसकी बुनियाद पे अल्लाह की तरफ से ही उसको कुछ ना कुछ 7th और 8th सेंस उसकी बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती हैं, और उनकी बेसिस पे उनके पास कुछ ना कुछ इल्म होता है। फर्दर वही इल्म ट्रांसफ़र होता होता एंड पे किसी ना किसी के पास आ जाता है। लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि हर बंदा ही उस लेवल पे हो, लेकिन उनकी अंदर, उनके माइंड में, उनकी बॉडी में एक स्पिरिचुअलिटी इस चीज़ की होती है। फर्दर यंग ने कहा कि जो हमारे फिज़िकल फीचर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सबके सेम ही होते हैं, जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल उसने शेयरिंग से राज यहाँ पे ये कहा कि कॉमन फिज़िकल हेरिटेज होती हैं जो हम लोगों की, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता कि अगर आपके 2 हाथ हैं तो मेरे भी 2 हाथ हैं। वो बहुत रेयर केसेस में होता है जिनमें नहीं होते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, इनमें कोई हम ये नहीं कहते कि हमने इसके साथ ये शेयर किया या उसने हमारे साथ ये शेयर किया। लेकिन जो डीएनए होता है वो हर किसी का चेंज होता है। डीएनए की बेस पे जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है वो हर किसी का चेंज होता है, और उसको उसने फर्दर कहा कि वो कंपोज्ड होता है आर्कीटाइप्स में। फर्दर यंग ने कहा कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव मटेरियल वर्ड्स होते हैं, वर्ल्ड है, हम उसको कंट्रास्ट नहीं कर सकते, हम उसको सब्जेक्टिव रिलेम ऑफ
टाइप से मैच नहीं कर सकते। जो हमारे सब्जेक्टिव प्रीलिम्स होते हैं वो कभी भी हमें समझ में नहीं आ सकते कि अगर हम क्वांटिटीज़ की बेस पे उस चीज़ को लेकर जाएं या उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करें। हमें अगर उन रिलीफ्स को समझना है तो हमें एग्जामिनेशन ऑफ दी सिंबॉलिक कम्युनिकेशन के थ्रू समझना पड़ेगा। ह्यूमन साइकी को हमने डिफरेंट सिंबॉलिक कम्युनिकेशंस के थ्रू समझना है। अब वो सिंबॉलिक कम्युनिकेशंस हमारे आर्ट्स भी हो सकती हैं, जो हम ड्राइंग्स करते हैं, हम ड्रीम्स के थ्रू, हम रिलीजन के थ्रू, हम मैथ्स के थ्रू, या थीम्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनल और बिहेवियर पैटर्न्स के थ्रू हम उन कम्युनिकेशंस को समझ सकते हैं। यंग ने अपनी जो ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा था वो अनकॉन्शियस माइंड को ही रीड करते हुए गुजार दिया, अनकॉन्शियस माइंड को कलेक्ट करते हुए गुजार दिया, कलेक्टिव अनकॉन्शियस की थेरीज़ को डेवलप करते हुए गुजार दिया। यंग का मानना ये था कि हर इंसान में एक सर्टेन सिंबॉलिक थीम पाया जाता है, वो हर इंसान में किसी न किसी पॉइंट पे ज़रूर होता है। उन थीम्स को यंग ने बाद में आर्कीटाइप्स का नाम दिया था, जिसको उसने कहा एनिमिस और शेडो के नाम से, 3 नाम से उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। फर्दर यंग ने इसको एक्सप्लेन किया कि जो एनीमिया होता है उसमें क्या होता है, फेमिनिन साइड ऑफ अ मैन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम घर में मर्द के पास बच्चे को छोड़ के जाएं तो उसमें इतनी एक फेमिनिन साइड है कि वो माँ की तरह उस बच्चे को केयर कर सकता है, उसको फीडर बना के दे सकता है, उसको फीडर पिला सकता है। ये एक नेचुरल प्रोसीजर है, हम इसको नेचुरल कंसीडर करते हैं। लेकिन यंग ने इसको फेमिनिन साइड बोला कि एक मर्द के अंदर एक औरत का भी कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर होता है। इसी तरह से उसने एनिमियस में बोला कि जो एक औरत होती है उसमें भी मर्द का कुछ ना कुछ हिस्सा होता है। अगर औरत को ज़िंदगी में कभी मुश्किल पेश आए तो वो मर्द की तरह दुनिया से मुकाबला कर सकती है। मर्द को सख्त जान बोला जाता है, उसको बाहर चल के कमाना उसको बोला जाता है। तो इसी तरह अगर ज़िंदगी में कभी औरत पे कोई मुश्किल आती है तो वो ये सब काम कर सकती है जो एक मर्द करता होता है। फर्दर उसने जो थर्ड डिस्क्राइब किया वो था शेडो। अब शेडो में क्या होता है कि हम अपने अनकॉन्शियस कॉम्प्लेक्सेस को रिप्रेस कर रहे होते हैं और जब हमें उस चीज़ का मौका मिलता है तब उस चीज़ को जाहिर करते हैं। फर्दर यंग ने इस चीज़ का एंड अप इस तरह से किया कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो रिज़ल्ट होता है पर्सनल अनकॉन्शियस का और कलेक्टिव अनकॉन्शियस का। फर्दर उसने इन्फ्लुएंस किया इसको कि हमारी लाइफ के ऊपर, हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है वो आर्कीटाइप्स का होता है। फर्दर उसने अपनी पर्सनैलिटी थ्योरी भी इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसकी उसने फर्दर 2 टाइप्स बताई थी, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। इन दोनों का ऑलरेडी हमें पता है कि इंट्रोवर्ट क्या होता है कि हम ज़्यादातर अपने ज़ात के अंदर, अपने सेल्फ के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। एक्सट्रोवर्ट हम दुनिया को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, हम बाहर की दुनिया में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसने फर्दर कहा था कि पर्सनैलिटी के 4 फंक्शंस होते हैं, सेंसिटिव फंक्शन, थिंकिंग फंक्शन, इमोशनल फंक्शन एंड इंट्यूटिंग फंक्शंस। अब जो सेंसिटिव फंक्शन होता है वो हमारे रैशनल पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी को रेफ़र किया जाता है, उसके ऊपर काम करता है, जहाँ पे हमारे लॉजिकल प्लेस होते हैं। हम उन चीज़ों को, लॉजिकल प्लेस को हम डोमिनेंट पार्ट कंसीडर करते हैं। इमोशनल फंक्शन में इमोशनल पार्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस को ऊपर काम किया जाता है। इंट्यूटिव फंक्शंस में हम रेफ़र करते हैं अपनी एबिलिटी ऑफ 4 सेंस थिंक को, कि जो हम प्रोडक्शंस करते हैं या हमारी जो 6 सेंस या 7 सेंस जो हमारी काम कर रही होती है, हम उस चीज़ के बारे में इसके ऊपर बात करते हैं। फर्दर यंग ने कहा कि हर इंसान की 8 पर्सनैलिटी टाइप्स होती हैं जो डिपेंड करती हैं हमारे इंट्रोवर्जन या एक्सट्रोवर्जन के ऊपर। और ये हमारी जो पर्सनैलिटी टाइप्स उसने 8 बताई थी, ये जो हमारे पर्सनैलिटी फंक्शंस उसने 4 बताए थे उनके ऊपर बेस करने थे। इंट्रोवर्टेड सेंसरी, इंट्रोवर्टेड थिंकिंग, इंट्रोवर्टेड इमोशंस, इंट्रोवर्टेड इंट्यूशंस। उसके बाद उसने फर्दर एक्सट्रोवर्ट के साथ भी यही किया, एक्सट्रोवर्ट सेंसरी, थिंकिंग, इमोशंस एंड इंट्यूशंस। ये था थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन यंग का साइकोलॉजी की फील्ड में। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।